हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक कर रहे थे। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। कि टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस है जो वो कौन सा होना चाहिए। इट इज़ फॉर द पार्टीज़ टू ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिसाइड द टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहते तो पार्टीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो टाइम एंड प्लेस है जो वो डिसाइड करती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन टाइम ऑफ परफॉर्मेंस के केस में कि आपको चार्ट दिया, इससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। टाइम ऑफ परफॉर्मेंस जो है, इफ़ टाइम इज़ स्पेसिफाइड, अगर तो टाइम स्पेसिफाई किया गया है कि इस तारीख को शाम को 4 बजे है जो आपने परफॉर्म करना है इस कॉन्ट्रैक्ट को। मान लो कि 15 अक्टूबर को शाम को 4 बजे तक आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, तो वो स्पेसिफाइड हो गया टाइम। तो उस केस में क्या है, परफॉर्मेंस शुड बी मेड एट द स्पेसिफाइड टाइम। उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ही आपको परफॉर्मेंस है जो करनी पड़ेगी। यूजली क्या होते हैं, कौन से आवर में, बिजनेस आवर में जो करनी पड़ेगी, दैट इज़ 5 o'clock तक जो है बिजनेस आवर्स माने जाते हैं, 9 to 5 के बीच में। अगर इफ़ टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड, अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया, उसमें नहीं बताया गया था कि कब किस टाइम पे उसको परफॉर्म करना है विद इन ए रीज़नेबल टाइम, तो उस चीज़ के लिए टाइम पीरियड कितना होगा बेटा, रीज़नेबल टाइम होगा। रीज़नेबल टाइम क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इट इज़ डिसाइडेड बाय द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जैसे अगर हम मिल्क की बात कर रहे हैं तो वो पेरिशेबल गुड्स है, ख़राब हो जाती है जल्दी, तो उसके लिए रीज़नेबल टाइम है जो 1 या 2 दिन का हो सकता है। अगर हम कार की बात कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल आइटम है, उसके लिए जो टाइम है 1 हफ्ते, 15 दिन, महीने, 2 महीने का भी हो सकता है। तो इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है आपका कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये था बेटा टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद आपके पास है प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। अगर उसने परफॉर्म करना है, टाइम तो उसको पता है, लेकिन कब कहाँ पे करना है, कौन सी जगह पे वो जो है उसको परफॉर्म करेगा, तो उसमें है इफ़ स्पेसिफाइड एट स्पेसिफाइड प्लेस। अगर तो स्पेसिफाई किया गया है फिर तो क्लियर ही है कि जहाँ पे कहा गया है वही डिलीवर करोगे। अगर तो उसको कहा गया कि पंजाब में तो पंजाब में, अगर हरियाणा में कहा गया तो हरियाणा में, तो सेम प्लेस पे। इफ़ नॉट स्पेसिफाई, अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर है कि उसने जो परफॉर्म करना है वो किससे करे, विल आस्क फॉर द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। तो प्रोमिसी से पूछे कि जो ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है वो कहाँ पे करना है, जब चीज़ तुम्हें डिलीवर करनी है तो कहाँ पे करनी है। तो ये प्रोमिसर की ड्यूटी है। इफ़ प्रोमिसर फेल्स टू आस्क देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी। अगर प्रोमिसर नहीं पूछता, उसकी गलती रहेगी, उसने नहीं पूछा, तो ये किसकी ड्यूटी है, प्रोमिसी की ड्यूटी है टू फिक्स ए प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। तो प्रोमिसर ने नहीं पूछा तो प्रोमिस ही बताएगा कि इस जगह पे मुझे डिलीवरी चाहिए, जो यहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस है जो कॉन्ट्रैक्ट की चाहिए। तो ये था बेटा टाइम ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। टाइम एज द सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कई केसेस ऐसे होते हैं बेटा जहाँ पे टाइम ही मेन मुद्दा है, टाइम ही मैटर करता है। उस कॉन्ट्रैक्ट का मेन असेंस ही, निचोड़ ही क्या है, टाइम है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उस केस में क्या है, व्हेन टाइम इज़ ऑफ द सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट and a party who is bound to perform his promise within the time fixed fails to do so, तो जो पार्टी है वो उस टाइम पीरियड के बीच में, मेन एसेंस ही कॉन्ट्रैक्ट का टाइम है, और उस टाइम लिमिट के बीच में वो जो पार्टी है परफॉर्म नहीं करती, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। तो प्रोमिसी की, अगर प्रोमिसर जो है वो सही टाइम पे, जो स्पेसिफाई किया गया टाइम था और एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि ज़रूरी ही टाइम था उस चीज़ के लिए मैटर करता, अगर उस टाइम पीरियड में नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है। किसकी ऑप्शन पे, प्रोमिसी की ऑप्शन पे। तो प्रोमिसी पे डिपेंड करता है। तो अगर तो उसको लगता है कि टाइम से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत है चीज़ की, तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर नहीं तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है। तो दैट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी और प्रोमिसी। An intention to make time as the sense of the contract must be expressed in a very clear language। कहता है जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो क्लियर लैंग्वेज में इसको मेंशन करना ज़रूरी है कि टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम इज़ ऑलवेज कंसिडर टू द सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कब माना जाएगा, देखो, वेयर द पार्टीज़ हैव सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, उन्होंने एक्सप्रेस किया था वर्ड्स में, या लिख के, या बोल के, कि टाइम उसी टाइम पे ही चाहिए, उसके बिना मैं डिलीवरी नहीं लूँगा, तो उसको एक्सप्रेस कर रहा है वो। वेयर डिले ऑपरेट्स एज एन इंजरी, जब जो डिले हुई है वो किसके कारण हुई है, किसी इंजरी के कारण हुई है।
अगर डिले होती है तो वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उस केस में भी असेंस है कॉन्ट्रैक्ट का टाइम। वेयर द नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड इज़ टू बी सो कंस्ट्रक्टेड एज फॉर एग्जांपल वेयर ए पार्टी आस्क फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर परफॉर्मेंस। जहाँ पे किसी पार्टी ने टाइम की एक्सटेंशन मांग ली तो वहाँ मांगना जाएगा कि यहाँ असेंशियल ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है वही है, क्योंकि उसने पहले ही टाइम के लिए एक्सटेंशन मांग के कॉन्ट्रैक्ट है जो किया था। तो यहाँ केसेस पे ये असेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। व्हेन टाइम इज़ नॉट ऑफ द असेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब टाइम है वो असेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, तो फेल टू परफॉर्म हो गया विद इन स्पेसिफाइड टाइम। द प्रॉमिस इज़ नॉट इंटाइटल टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, वो अवॉइड नहीं कर सकता, बट ही वुड बी इंटाइटल टू कंपनसेशन मांग सकता है प्रॉमिसर से कि तुमने मेरे को ये लॉस हुआ है क्योंकि तुमने टाइम पे जो डिलीवरी है वो मुझे नहीं दी। तो उसमें वो कंपनसेशन है, जो डैमेज है वो मांग सकता है प्रॉमिसर से, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता अगर टाइम है जो वो असेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ टाइम परफॉर्मेंस विद इन एक्सटेंडेड टाइम इज़ प्रॉपर परफॉर्मेंस। कहता अगर जो टाइम है उसको एक्सटेंड करना है, परफॉर्मेंस विद इन एक्सटेंडेड टाइम इज़ प्रॉपर परफॉर्मेंस। अगर टाइम की एक्सटेंशन ले ली गई है तो उस एक्सटेंडेड टाइम में अगर वो परफॉर्म कर देता है तो उसको भी क्या माना जाएगा कि उसने प्रॉपर परफॉर्मेंस कर दी है। वेयर द प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस at any time other than that agreed upon, the promisee cannot claim compensation, क्योंकि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है उस परफॉर्मेंस को, क्योंकि उसने उसका टाइम है जो एक्सटेंड कर दिया। तो ये था बेटा आपका टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड। इसके बाद आपके पास दे रखा है बेटा डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें 2 और मोर पर्सनस हैं जो वो जॉइंटली एंटर कर रहे हैं एग्रीमेंट में, या प्रॉमिसर हैं जो वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं, या प्रॉमिसी जो हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट है जो किया है। तो वहाँ पर जॉइंट राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ है जो आती हैं। तो जॉइंट लाइबिलिटी क्या है बेटा? व्हेन 2 और मोर पर्सन्स हैव मेड ए जॉइंट प्रॉमिस ऑल ऑफ देम मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। ठीक है, तो जॉइंट प्रॉमिस किया है तो जॉइंटली उनको फुलफिल करना पड़ेगा। इफ़ एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर डाई हो जाता है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी फुली लाइबल हैं कि वो क्या करेंगे, सर्वाइवर जो प्रॉमिसर बच गया उसको पूरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देंगे। मान लो ABC तीन बंदे हैं, उन्होंने जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट किया जेड से, तो उसमें क्या हुआ, ABC में से B की जो है डेथ हो जाती है या A की डेथ हो जाती है, तो A की जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे B और C के साथ। तो ये थी जॉइंट लाइबिलिटी। सेकंड है सेवरल लाइबिलिटी। व्हेन 2 और मोर पर्सन्स मेक ए जॉइंट प्रॉमिस, the promisee is entitled in the absence of an agreement to the contrary to compel any one or more of such joint promisor to perform the whole of such promise। तो ऊपर वाले में तो हो गया जॉइंट लाइबिलिटी जहाँ पे क्रिएट की गई थी, वहाँ तो अगर पर्सन की डेथ भी हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी पूरा जो है रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सेवरल लाइबिलिटी के केस में प्रॉमिसी पे डिपेंड करता है, वो किसी एक बंदे से भी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है, सबसे मिलके भी परफॉर्मेंस है जो डिमांड कर सकता है। इफ़ ए जॉइंट प्रॉमिसर मेक्स डिफ़ॉल्ट इन सच कॉन्ट्रीब्यूशन द रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर मस्ट शेयर द लॉस इक्वली। अगर जॉइंट प्रॉमिसर्स में से एक जो पर्सन है वो डिफ़ॉल्ट करता है, पेमेंट नहीं देता है, तो जो बच गए हैं प्रॉमिसर उनको इक्वली लॉस डिवाइड करना पड़ेगा और उनको प्रॉमिस है जो परफॉर्म करना पड़ेगा, उसका शेयर भी उनको ही देना पड़ेगा। रिलीज़ ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर। रिलीज़ ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर्स बाय द प्रॉमिसी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रॉमिसर। मान लो जॉइंट प्रॉमिसर्स थे, उसमें से एक बंदे को प्रॉमिसी जो है वो एग्जम्प्ट कर देता है, रिलीज़ कर देता है कि तुझे ये परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो बाकी प्रॉमिसर्स हैं वो भी इससे छूट नहीं सकते, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये है, एक है जॉइंट राइट्स। सेक्शन 45 डील्स विद द डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। कहता है देयर आर जॉइंट प्रोमिसेस भी हो सकते हैं, जैसे जॉइंट प्रोमिसर हो सकते हैं, जॉइंट प्रोमिसेस भी हो सकते हैं। द बेनिफिट ऑफ द प्रोमिस डिवॉल्व्स ऑन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड प्रोमिसी। ये कह सकते हैं कि प्रोमिस टू 2 और मोर पर्सन जॉइंटली, such person jointly and on the death of any of the person the survivor or the representative of deceased promises, वो jointly है जो वो परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंट लाइबिलिटी के केस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी तरह
अगर प्रॉमिसी का केस है तो उसमें भी जॉइंट अगर राइट्स की बात करते हैं तो वो डिमांड कर सकती हैं परफॉर्मेंस उसके लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हायर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। जो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, एक प्रॉमिस जिसके बदले में दूसरा प्रॉमिस किया गया है उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। promises which form the consideration or part of the consideration for each other and called reciprocal promises। जब एक का प्रॉमिस दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, दूसरे का प्रॉमिस पहले के लिए कंसिडरेशन है, तो उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अ प्रॉमिस अगेंस्ट ए प्रॉमिस इज ए गुड कंसिडरेशन। तो एक प्रॉमिस के बदले में अगर दूसरा प्रॉमिस किया जाए तो माना जाएगा कि उनके लिए सफिशेंट कंसिडरेशन जो वैलिड कंसिडरेशन है। In case of bilateral contract, each party is not only a promiser but a promisee also। जो bilateral contracts हैं उनमें दोनों पार्टीज़ हैं, promiser भी हैं और promisee भी हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स डिलीवर करनी है तो गुड्स डिलीवर करने के लिए गुड्स के केस में प्रॉमिसर है और उनके डिलीवर करनी है उसने, प्रॉमिसी है उसने एक्सेप्ट करनी है। लेकिन अगर हम बात करें पैसे देने के केस में तो जो प्रॉमिसी है वो प्रॉमिसर है क्योंकि उसने पैसे देने हैं, और जो प्रॉमिसर है वो प्रॉमिसी है क्योंकि उसने पैसे लेने हैं। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में दोनों ही पार्टी प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी बनती हैं एक दूसरे की ट्रांजैक्शन में। इसमें कहता है वेयर देयर आर म्यूचुअल प्रोमिसेस बिटवीन ए एंड बी टू मैरी, एज प्रोमिस इज कंसिडरेशन फॉर बी एंड बीज प्रोमिस इज कंसिडरेशन फॉर ए। इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स दे रखे हैं बेटा। सिमुलटेनियस रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो हैं साइमल्टेनियसली एक बार में जो प्रोमिसेस एक बदले के दूसरे, वेयर टू प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली दे आर नोन एज म्यूचुअल एंड कंकरेंट। दो प्रोमिसेस तभी पूरे किए जा सकते हैं जब दोनों प्रोमिसेस सेम टाइम पे परफॉर्म किए जाएं तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फॉर कैश ऑन डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कंकरेंट कंडीशंस। जहाँ भी हमने मैरिज की बात की थी, अगर ए बी से मैरिज करना चाहता है, बी ए से मैरिज करना चाहता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में वो सेम है जो सेम टाइम पे परफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ए बी मैरिज कर रहा हो बी से और बी ए से मैरिज कर रहा हो तभी वो परफॉर्म हो सकता है, नहीं तो परफॉर्म नहीं हो सकता। सेम टाइम पे दोनों की परफॉर्मेंस है जो चाहिए। नेक्स्ट है कंडीशनल रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। कंडीशनल रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होती है कि अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो उसके बदले में वो दूसरा प्रॉमिस पूरा करेगा। वेयर द ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड एक्सप्रेसली फिक्स्ड देन शैल बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्डर। अगर पहले से डिसाइड कर ले गया कि पहला कौन अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, दूसरे नंबर पे कौन करेगा, तो उसी सीक्वेंस में है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल ए आर बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है एक हाउस को बिल्ड करने के लिए फिक्स प्राइस पे। ए प्रॉमिस करता है कि मैं बिल्ड करेगा हाउस एंड बी प्रॉमिस करता है मैं उसके बदले में पे करूँगा। तो पहले ए है जो बिल्ड करेगा, फिर बदले में बी उसको पे करेगा, तो उसकी सीक्वेंस पहले से फिक्स की गई है। Preventing a party from performance. When one party prevents the other party from performing his promise, the contract being voidable at the option of the party so prevented and he is entitled to compensation from the other party of the loss। अगर एक पार्टी को दूसरी कोई पार्टी रोक देती है अपने परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो जो पार्टी है वो उसको कंपनसेशन है जो उससे मांग सकती है, क्योंकि और कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है उसकी ऑप्शन पे क्योंकि उसको रोक दिया गया है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर व्हेन ए केस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नेचर ऑफ द प्रोमिसेस इज सच दैट वन ऑफ देम कैन नॉट बी परफॉर्म्ड और इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम टिल द अदर इज़ परफॉर्म्ड। एक बंदा है जो परफॉर्म नहीं कर सकता, जहाँ वो तब तक परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक सामने वाला ना परफॉर्म कर दे। द प्रोमिसर ऑफ द लास्ट मेंशन प्रोमिसी फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, सच प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस फ्रॉम द अदर पार्टी। अगर वो खुद परफॉर्म नहीं करता और सामने वाली पार्टी से वो डिमांड नहीं कर सकता परफॉर्मेंस, क्योंकि जब तक ये खुद परफॉर्म नहीं करता तब तक सामने वाली पार्टी भी परफॉर्म नहीं कर सकती। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस वन लीगल एंड अदर इज़ इलीगल। अब क्या है, दो प्रोमिसेस हुई हैं, ए ने बी से प्रॉमिस किया है, बी ने कुछ ए से प्रॉमिस किया है, तो एक तो उसमें प्रॉमिस है जो लीगल है, दूसरा प्रॉमिस जो है वो इलीगल है। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन पार्ट इज़ लीगल एंड अदर इज़ इलीगल एंड द लीगल पार्ट इज़ सेपरेबल। और उसको अलग किया जा सकता है जिससे कि ये सेपरेबल कर दिया, ये लीगल पार्ट है ये इलीगल पार्ट है, और उसको अलग से परफॉर्म भी किया जा सकता है लीगली को और इलीगली को नहीं। तो द कोर्ट विल इन्फोर्स द लीगल जो पार्ट है उसको परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं।
अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल, तो उसमें क्या कहता है कि अल्टरनेटिव प्रोमिस किए गए थे। इन केस ऑफ एन अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज़ लीगल एंड अदर इज़ इलीगल, द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी इन्फोर्स। तो लीगली जो ब्रांच है उसको इन्फोर्स किया जा सकता है, दूसरी को नहीं किया जा सकता। तो ये था बेटा कि जो परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं उनका इफेक्ट क्या पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स क्या है बेटा कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स मींस एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट व्हेन ए डेटर, जिसने ओइंग सेवरल तरह के डेट्स है जो पे करने थे किसी पर्सनस को, और वो उसको पेमेंट करता है लेकिन उसके पास सफिशेंट पेमेंट नहीं है सारे डेट्स को देने की। तो क्वेश्चन अराइज आता है कि जो डेट उसने पे किया है वो कौन सा डेट माना जाए कि उसने पे किया है। मान लो एक बंदे ने उससे 5 बार उधार लिया और वो पेमेंट देना चाहता है, पर 5 बार की पेमेंट उसके देने के लिए नहीं है, वो कुछ पोर्शन दे रहा है। तो वो जो कुछ पोर्शन दे रहा है पैसे का, वो कौन से पेमेंट में से माना जाए, जो पहली बार ली थी उसमें से, दूसरी में से, तीसरी में से, चौथी, अलग अलग डेट्स को उसने लिए हैं, तो कौन सी डेट वाले को माना जाए। तो उसको बोल रहे हैं हम एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, कि जब सामने वाली पार्टी पे कर रही है तो वो किस में से पे कर रही है, किस डेट को पे कर रही है, वो कैसे डिसाइड किया जाए। तो एप्रोप्रिएशन बाय डेटर, व्हेन ए डेटर ओज more than one debt his creditor and pays him a sum of money which is insufficient to discharge the entire debt, the debtor has a right to appropriate in the either expressly or by implication towards any debt due to his creditor। तो कहता है कि डेटर पे डिपेंड करता है, अगर डेटर जो डिसाइड कर सकता है कि मैं जो पेमेंट दे रहा हूँ वो किस वाले डेट की दे रहा हूँ। Appropriation by creditor, if at the time of paying the money the debtor gives no express or implied direction as to which particular debt the payment was to satisfy, कि मैं कौन सी पेमेंट कर रहा हूँ ये नहीं बताता है, तो क्रेडिटर पे डिपेंड करता है, वो उसको देख सकता है कि किस पेमेंट में उसने एडजस्ट करना है। द क्रेडिटर हैज़ गॉट द ऑप्शन टू अप्रोप्रिएट द अमाउंट टूवर्ड द सेटिस्फेक्शन ऑफ एनी लीगली ड्यू डेट इवन दो सच डेट में बी टाइम बार्ड। जो भी लीगली डेट्स बनते हैं उनमें से किसी में भी उसके पास ऑप्शन है, उसको मान सकता है भी इसमें से पेमेंट आई है। इवन वो डेट जो टाइम बार्ड हो चुका है, जिनका टाइम पीरियड लिमिट ख़त्म हो चुकी है पे करने की, उन डेट्स में से भी ये पेमेंट को मान सकता है, अगर डेटर एक्सप्रेस नहीं करता कि मैं कौन से वाली पेमेंट है जो दे रहा हूँ। एप्रोप्रिएशन बाय लॉ, एक तो हो गया डेटर खुद कह सकता है कौन सी पेमेंट दे रहा हूँ, दूसरा हो गया क्रेडिटर खुद सोच सकता है कि कौन सी पेमेंट में से करना है, तीसरा है लॉ उसमें डिसाइड करता है। वेदर नेदर पार्टी मेक्स एन अप्रोप्रिएशन, ना डेटर ना क्रेडिटर, द पेमेंट शेड बी अप्लाइड टूवर्ड्स वन डेट आफ्टर अनदर इन द ऑर्डर ऑफ टाइम। तो लॉ ने क्या डिसाइड किया है, टाइम के अकॉर्डिंग किया जाएगा। दैट सम ऑफ देम आर बार्ड बाय लिमिटेशन, वेयर ऑल द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग द पेमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द डेट्स प्रोपोर्शनेटली। अगर तो अलग अलग टाइम पीरियड पे हैं तो जो सबसे पुराना टाइम पीरियड वाला है पहले उसको दिया जाएगा, फिर सीक्वेंस वाइज डेट है जो उसमें से पेमेंट मानी जाएगी। लेकिन अगर सेम डेट को सारा डेट लिए गए थे, एक ही डेट को सारे डेट लिए गए थे, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे सारे डेट्स के बीच में, कि सब में से थोड़ी थोड़ी पेमेंट उसने दे दी है। नेक्स्ट है बेटा असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये थी अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है बेटा, जब एक बंदा अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी सामने वाली पार्टी को ट्रांसफ़र कर देता है, अपने राइट्स ड्यूटीज सामने वाली पार्टीज को ट्रांसफ़र कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द वर्ड असाइनमेंट मीन्स ट्रांसफ़र। Assignment of contract stands for transfer of contractual rights or liabilities by a party to the contract to some other person who is not a party। A और B में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, A अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो C को क्या कर देता है, असाइन कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसको माना जाएगा, दैट इज़ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो on assignment an assignee can bring an action on his own initiative without making the assigner a party to the suit against the other party to the contract। तो ये ऑप्शन है प्रोमिसी के बाद कि वो इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है या नहीं, कि ये कॉन्ट्रैक्ट वो असाइन कर रहा है किसी पार्टी को। असाइनमेंट में टेक प्लेस कैसे, बाय एन एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, दो तरीके से हो सकती है। द रूल्स रिगार्डिंग असाइनमेंट आर एज फॉलोज, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल और टेस्ट। फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट मिला एक बंदे को पेंट करने का एक पिक्चर को, तो जब मैरिज करने का उस बंदे से, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप जो है असाइन नहीं कर सकते किसी बंदे को, यहाँ पे पर्सनल स्किल्स एंड केयर की ज़रूरत है। द ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज़ अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी असाइंड एक्सेप्ट विद द
कंसेंट ऑफ द प्रोमिसी। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कुछ ऐसा है जिसमें पहले से ही है कि प्रोमिसी की मर्जी के बिना आप उसको असाइन नहीं कर सकते। द राइट्स एंड बेनिफिट्स अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट आर असाइनेबल अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज़ पर्सनल इन नेचर। तो राइट्स एंड बेनिफिट तभी असाइन किए जा सकते हैं किसी और बंदे को अगर जो वो हैं वो पर्सनल इन नेचर नहीं है। असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ टेक्स प्लेस इन केसेस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी के केस में असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है जो वो अप्लाई होता है। तो ये हैं बेटा सारे आपके परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक के कि किन किन तरीक़ों से हम कॉन्ट्रैक्ट है जो उसको मानेंगे कि परफॉर्म हो गया है एक कॉन्ट्रैक्ट। तो मिलते हैं बेटा